हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। दोस्तों, रोज़ की तरह हम इंडियन पॉलिटी और मिसलेनियस जी के फैक्ट्स ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब इंडियन पॉलिटी दोस्तों हमारा लगभग ख़त्म होने की ओर है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है कल। दोस्तों इन शॉर्ट पहले कल का रिवाइज़ कर लेते हैं, कल का लेक्चर रिवाइज़ कर लेते हैं। दोस्तों कल हमने दोस्तों जाना आपातकाल के बारे में, कितने तरह के हमारे दोस्तों में देश में आपातकाल के संविधान में दिए हुए हैं। आर्टिकल 352 दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, 356 दोस्तों प्रेसिडेंशियल रूल, और दोस्तों 360 वित्तीय आपातकाल। तीनों के बारे में अनुच्छेद में क्या क्या डिफिनीशंस दी हैं, कितनी बार लग चुके हैं और आपातकाल लगने पे क्या क्या प्रभाव होता है, तो वो दोस्तों कल हमने डिस्कस किया। आप आर्टिकल याद रखिएगा 352, 356, 360। ठीक दोस्तों, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 प्रेसिडेंशियल रूल, 360 दोस्तों वित्तीय आपातकाल। ये आज तक हमारे देश में कभी नहीं लगा है। उसके बाद दोस्तों हमने मिसलेनियस जी के फैक्ट डिस्कस किया था। तो अब दोस्तों आज का कंटिन्यू करते हैं। आज दोस्तों हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। कैग मतलब एजी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और कैग मतलब दोस्तों कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो दोस्तों ये संघ यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक भाग होता है, संघ कार्यकारिणी का एक भाग होता है, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री। ठीक दोस्तों, और दोस्तों अनुच्छेद 76 में भारत के एजी कार्यालय का प्राविधान है। ठीक दोस्तों, तो जो अटॉर्नी जनरल है वो अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ है उसके बारे में। ठीक दोस्तों, अगला है दोस्तों कि इसे सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और योग्यता है दोस्तों, योग्यता क्या है दोस्तों कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता चाहिए होती है दोस्तों, वही सेम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए भी चाहिए होती है। तो दोस्तों मैंने लिखा है कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए योग्य हो। ठीक दोस्तों, और ये दोस्तों सरकार को लीगल मैटर्स पर सलाह देता है, जो भी कानूनी विषय संबंधी होते हैं उस पर सरकार को सलाह देता है। और दोस्तों सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ये अनुच्छेद 143 में लिखा हुआ है। ठीक दोस्तों, और दोस्तों इसकी अधिकार और सीमाएं क्या हैं दोस्तों, ये सदन के दोनों सदनों में बोलने का इसको अधिकार होता है। राइट टू फ्री स्पीच होता है, लेकिन दोस्तों राइट टू वोट नहीं होता है, इसको वोट करने का अधिकार नहीं है संसद में। और दोस्तों सांसदों को मिलने वाली सुविधाएं और इम्यूनिटी मिलती है इसको। इम्यूनिटी मतलब एक तरह से दोस्तों फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। और दोस्तों क्या है, किसी सरकारी नौकर के रूप में श्रेणीगत नहीं कर सकते हैं इसको दोस्तों, चूंकि ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है डायरेक्ट, इसलिए दोस्तों इसको गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। और दोस्तों जैसे कि केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे दोस्तों राज्य स्तर पर होता है महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 में दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, और वर्तमान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों, आर वेंकट रमण। ठीक दोस्तों, तो इन शॉर्ट हमने जाना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अब दोस्तों जानते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक काग। अब दोस्तों संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है, मतलब दोस्तों ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक, और दोस्तों यह वह संस्था है जिसके माध्यम से सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों वो सभी जो सार्वजनिक धन को खर्चा करते हैं कि संसद और राज्य विधान मंडलों से जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। मतलब दोस्तों ये वो संस्था है जो भारत सरकार और उसके अंदर जितने भी निकाय आते हैं वो लोग सरकारी पैसा कैसा खर्च करते हैं, उसमें से कितना आय व्यय होता है, ये सारा का लेखा जोखा और परीक्षण करती है दोस्तों ये विभाग। ठीक दोस्तों, और जनता के प्रति उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। और दोस्तों महालेखा का कार्यकाल 1858 में स्थापित किया गया था। मतलब दोस्तों इसी वर्ष अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लिया। और दोस्तों प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लेते ही उन्होंने इस सीट को बनाया ये महालेखा परीक्षक का, ताकि एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो दोस्तों ये पता कर सके कि कितना आय व्यय हो रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी हो तो वो बता सके। और दोस्तों 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को भारत का प्रथम महालेखा नियुक्त किया गया। ठीक दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछेगा कि भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन थे दोस्तों, तो सर एडवर्ड ड्रमंड। अब दोस्तों अनुच्छेद 148 से 151 के बारे तक इनके क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या फंक्शन होते हैं, ये दिया हुआ है। हम चाहे तो डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं किसी बुक से। तो दोस्तों ये उतना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने सिर्फ आर्टिकल का रेफरेंस दे दिया। और दोस्तों अनुसूची 3 और 6 में भी इसमें संविधान में इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। ठीक दोस्तों, और ये दोस्तों क्या करता है कि केंद्र स्तर के रिपोर्टों को ऑडिट करके पब्लिक अकाउंट कमेटी को देता है। ठीक दोस्तों, जब केंद्र सारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं उनको ऑडिट करके ये पब्लिक अकाउंट कमेटी को देता है। एक तरह की ज्वाइंट समिति है दोस्तों, ये जो क्या है चेक करती है। ठीक दोस्तों, और केंद्र स्तर पर सारे जो रिपोर्ट चेक करने के बाद राष्ट्रपति को दिए जाते हैं दोस्तों, और राज्य स्तर पर ये जो होता है महालेखाधिकारी वो राज्यपाल को देता है। ठीक दोस्तों,
अगला है दोस्तों कि काग संसद के लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में भी कार्य करता है। दोस्तों एक ये स्टेटमेंट लिखा है, ये बहुत फेमस है। इसको एक बंदे ने बोला है, मेरी राय यह है कि यह गणमान्य व्यक्ति, मतलब काग महालेखा परीक्षक, मेरी राय यह है कि यह गणमान्य व्यक्ति या अधिकारी भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यह देखेंगे कि संसद द्वारा पारित व्यय विनियोग अधिनियम में संसद द्वारा निर्धारित व्यय से अधिक न हो या उसमें भिन्नता न हो। ठीक दोस्तों, तो ऐसा दोस्तों किसने कहा है? फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। ठीक दोस्तों, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इनके बारे में ये कहा है, काग के बारे में, कि ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। और दोस्तों ये एक ऐसा व्यक्ति है जो देखेगा कि संसद में जो भी व्यय हो रहा है, वो संसद खर्चा हो रहा है, वो संसद द्वारा निर्धारित व्यय से अधिक ना हो या मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। ठीक दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? बी.आर. अम्बेडकर। कभी कभी दोस्तों यही स्टेटमेंट सेम एज इट इज़ दे के पूछ लेगा कि ये किसने कहा था या किसके बारे में कहा था। तो ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में ये कथन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इंडियन पॉलिटी आज के लिए इतना ही, और आगे हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने भारतीय राजनीति शास्त्र में 2 टॉपिक डिस्कस किए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक दोस्तों, इनको अनुच्छेद 76 में दिखाया गया है और इसको अनुच्छेद 148 151 में, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 6 में भी इसके बारे में लिखा हुआ है, महालेखा परीक्षक के बारे में। ठीक दोस्तों, अब अगला है दोस्तों मिसलेनियस जी के फैक्ट्स एंड करंट अफेयर्स। आज दोस्तों हम कुछ करंट अफेयर्स भी जानेंगे और कुछ और भी चीज़ें जानेंगे जो थोड़ा इस लेक्चर को और इंटरेस्टिंग बनाएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि डेनमार्क राजस्थान के उसके अपशिष्ट जल प्रबंधन, मतलब दोस्तों STP होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली को रीडेवलप में सहायता प्रदान करेगा। तथा इनका जो एक विभाग है पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग, उसको भी इशूज़ को भी लुकआउट करेगा, मतलब देखेगा। तो मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान ने किस देश की सहायता से अपनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर के इशूज़ को सॉल्व किया? तो दोस्तों आंसर होगा डेनमार्क। ठीक दोस्तों, डेनमार्क आंसर हो, टिक करेंगे आप। अगला पॉइंट है दोस्तों कि हमार सुघर लड़कियां अभियान। ये मतलब थोड़े देसी वर्ड है, सुघर मतलब होता है हेल्दी, लड़कियां मतलब छोटा बच्चा। छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के जो दोस्तों CM है, CM बघेल, उन्होंने ही ये इस अभियान को शुरू किया है और ये किससे संबंधित है? बच्चों के पोषण और देखभाल के लिए। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट है IIM कोझिकोड। ठीक दोस्तों, बहुत भारत का बहुत बड़ा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है IIM कोझिकोड। कोझिकोड केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है। IIM कोझिकोड को 4था रैंक मिला है किस फील्ड में दोस्तों? ओपन इनरोलमेंट एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम में। तो दोस्तों ये हमारे लिए भारतवासियों के लिए काफ़ी गौरव की बात है कि हमारे देश के IIM कोझिकोड को 4था रैंक मिला है ओपन इनरोलमेंट एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट है असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पार्शियंट फ्रीडम किताब का विमोचन गुवाहाटी में किया। ठीक दोस्तों, गुवाहाटी असम की राजधानी भी है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि नेशनल कैंपेन फॉर अपडेटिंग एंड वेरीफाइंग पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर गोवा में लॉन्च शुरू हुआ है। मतलब दोस्तों कि एक राष्ट्रीय स्तर पर कैंपेन आयोजित किया गया है और पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में, वो तो उसको कहाँ लॉन्च हुआ है दोस्तों? ये गोवा में। ठीक दोस्तों, गोवा में इसको लॉन्च किया गया है। मतलब जैसे ही अगर आपसे टर्म आए पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर किस स्टेट में लॉन्च हुआ दोस्तों? तो ये गोवा में। अगला पॉइंट है दोस्तों एक तरह की वनस्पति नहीं खोजी गई है, मियोजाइन अरुणाचलेसिस। तो ये वनस्पति कहाँ मिली है दोस्तों? जैसा कि आप यहाँ नाम में देख सकते हैं, अपने आप ही बच्चे समझ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में। और दोस्तों एक फैक्ट है कि अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1। कभी कभी ये भी पूछ लेता है। ठीक दोस्तों, टोटल जो 545 सीटें हैं दोस्तों, उसमें से लोकसभा की 2 है, राज्यसभा की 1। और दोस्तों डॉक्टर CV चंद्रचूड़ जो कि हमारे भारत के सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर में न्यू हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला की नींव रखी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों जू हैवलिंग। ये UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के नए डिप्टी हेड चुने गए हैं। ठीक दोस्तों, तो ये 8-10 पॉइंट हो दोस्तों करंट अफेयर्स के। अब दोस्तों हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। कभी एग्जाम में बहुत पूछता है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संघ और उनके मुख्यालय, तो अक्सर उसमें कन्फ्यूजन होता है। दोस्तों उसके लिए हमने एक एक करके लिखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा है सबसे पहले विश्व मौसम संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, इंटरनेशनल लेबर यूनियन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन ITO, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद
यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। शरणार्थी जो है तो संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय, यूनाइटेड नेशंस ये रिफ्यूजीज़ है, ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़, ठीक है दोस्तों। और ये है दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, WIPO विपो। और दोस्तों है विश्व व्यापार संगठन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों अभी मैंने जितने भी संगठनों के नाम लिए इन सारे के सारे इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों, जिनेवा, ठीक है। ये मैंने जितने भी नाम लिए दोस्तों, WMO, ILU, WHO, ISO, ITU, UNHRC, WTO, UNHCR और WIPO, इन सब के संगठन दोस्तों जिनेवा में हैं। तो दोस्तों हम एक इसको ट्रिक से याद रखेंगे कि इसको कैसे याद किया जाए दोस्तों, कि सबके सारे संगठन जिनेवा में हैं। लेकिन थोड़ा कि हम स्टोरी देखें, ट्रिक मैंने लिखा है, इस ट्रिक को अगर हम याद रखेंगे दोस्तों, छोटी सी कहानी है 3 लाइन की, तो सारा कुछ उसी में इंटर रिलेट हो जाएगा, ठीक दोस्तों। एक बौद्धिक संपदा का धनी व्यक्ति था, ठीक दोस्तों, एक बौद्धिक संपदा का धनी व्यक्ति था जो अत्यधिक श्रम करता था। तब दोस्तों बौद्धिक संपदा, तो दोस्तों यहाँ ये आ गया विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। एक एक करके देखते चलिएगा दोस्तों। एक बौद्धिक संपदा का धनी व्यक्ति था जो अत्यधिक श्रम करता था। श्रम कौन करता है दोस्तों, मजदूर करता है। तो ये आ गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, ठीक दोस्तों। वो व्यक्ति व्यापार करने के लिए जिनेवा गया। व्यापार से हो गया दोस्तों, ये देखिए इसी के ऊपर ही लिखा हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। वो व्यापार करने के लिए जिनेवा गया और उसको वहाँ उसको ISO सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक दोस्तों। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, वहाँ वो व्यापार करने के लिए जिनेवा गया, वहाँ उसको ISO सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक दोस्तों। लेकिन वहाँ का मौसम बहुत ख़राब था, ठीक दोस्तों। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल संगठन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक दोस्तों, वहाँ का मौसम बहुत ख़राब था, तो यहाँ से WMO लिंक हो गया, इसलिए उसका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। ये WHO के लिए हो गया दोस्तों, स्वास्थ्य, हेल्थ। और तो वहाँ पर दूरसंचार की कोई सुविधा नहीं थी, ठीक दोस्तों, वहाँ टेलीफोन सुविधा नहीं थी। तो दोस्तों दूरसंचार यूनियन, ये ITO, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन, ठीक दोस्तों, यहाँ से देखिएगा। फिर वह अपने परिवार से संपर्क नहीं कर सका, दूरसंचार नहीं था तो अपने परिवार से भी नहीं संपर्क कर सका। उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, ठीक दोस्तों। तो ये हो गया वो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, UNHRC, ठीक। तो ये इससे आप लिंक कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। फिर रेड क्रॉस सोसाइटी, एक रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका भी दोस्तों हेड जो है जिनेवा में ही है, ठीक दोस्तों। रेड क्रॉस सोसाइटी ने उसे शरणार्थी घोषित कर दिया। तो दोस्तों ये हो गया हमारा UNHCR के लिए, ठीक दोस्तों। तो इस तरह से हमने देखा, इस ट्रिक से हमने जिनेवा में, जो कि दोस्तों 10 जगहों का हेडक्वार्टर यहीं पे है दोस्तों, इसको आप जरूर रिलेट कर सकते हैं। आप चाहिए तो स्क्रीन स्टिल है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। इस ट्रिक से आप पूरा याद कर सकते हैं। मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि एक बौद्धिक संपदा का धनी व्यक्ति था जो अत्यधिक श्रम करता था, ठीक। वो व्यक्ति व्यापार करने के लिए जिनेवा गया और वहाँ उसको ISO सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन वहाँ का मौसम बहुत ख़राब था, इसलिए उसका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। वहाँ पर दूरसंचार की कोई सुविधा नहीं थी, वह अपने परिवार से संपर्क नहीं कर सका, उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। तब रेड क्रॉस सोसाइटी ने उसे शरणार्थी घोषित कर दिया। आप देख रहे हो दोस्तों, जो भी ग्रीन कलर से है दोस्तों, वो मतलब उस मानव संगठन का, मतलब जो भी वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोड उसमें, जैसे बौद्धिक संपदा तो दोस्तों वर्ल्ड विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, श्रम है तो मजदूर संगठन, व्यापार है तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ISO है तो अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, ठीक दोस्तों। तो इस तरह से जो ग्रीन है वो दोस्तों इंटर रिलेटेड है उस ऑर्गेनाइजेशन से, तो इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अगला है दोस्तों जो तेल वाले हैं, OPEC, ठीक दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो दोस्तों ये इसमें 13 देश सम्मिलित हैं, ठीक दोस्तों। OPEC हो गया, IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक दोस्तों, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT। तो इन तीनों का दोस्तों जो और ये दोस्तों एक और है UNIDO, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इनका दोस्तों इन चारों ऑर्गेनाइजेशन का हेड कहाँ है दोस्तों, वियना में। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है दोस्तों। इसको याद करने की ट्रिक है, देखिए फिर मैंने ग्रीन से लिख मार्क किया हुआ है कि पेट्रोलियम और परमाणु के कारण वियना का औद्योगिक विकास हुआ, ठीक दोस्तों। पेट्रोलियम और परमाणु के कारण वियना का औद्योगिक विकास हुआ। आप स्टेटमेंट याद रखिए, पेट्रोलियम और परमाणु के कारण वियना का औद्योगिक विकास हुआ, ठीक दोस्तों। पेट्रोलियम से आगे आपका OPEC, परमाणु से आगे आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, और दोस्तों औद्योगिक विकास से आ गया दोस्तों ये हमारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकी विकास संगठन, ठीक दोस्तों। और ये हमारा CTBT। तो इन चारों का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, वियना में। और एक दोस्तों एक ट्रिक और है कि जितने भी खाद्य वाली दोस्तों विश्व संघ हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, रोम, ठीक दोस्तों।
जो पेरिस की राजधानी भी है। ठीक दोस्तों, तो खाद्य मतलब जैसे दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और एक और संगठन और एक खाद्य का, तो दोस्तों उसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में। आप ऐसे याद रखिए कि खाद्य वाली की हेडक्वार्टर कहाँ मिलेंगे, रोम में। ठीक दोस्तों, तब ये दोस्तों और एक पॉइंट है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और राष्ट्रमंडल, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं। कॉमनवेल्थ, इनका हेड कहाँ है दोस्तों, लंदन में। ठीक दोस्तों, तो आप ऐसा याद कर सकते हैं कि लंदन वाले खेलते भी बहुत हैं और तैरने में भी अच्छे होते हैं। मतलब लंदन वाले समुद्र में भी अच्छा तैर लेते हैं और स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये उससे लिंक हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और कॉमनवेल्थ, इन दोनों का हेड कहाँ है दोस्तों, लंदन में। ठीक दोस्तों, अब बाकी दोस्तों ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि जैसे पास्कल जो है किसका मात्रक है, दाब का, मतलब एरिया बटे फोर्स अपॉन एरिया। ठीक दोस्तों, बल बटा क्षेत्रफल बराबर पास्कल होता है। पास्कल दाब का मात्रक है जो कि एक अदिश राशि है। ठीक, तो दाब एक अदिश राशि है। अदिश राशियाँ वो मतलब दोस्तों वो राशियाँ कि जिनको स्पेसिफाई करने के लिए, अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं दोस्तों जिनको बताने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे दोस्तों कि मेरी हाइट 5 मीटर है या मैं 5 किलोमीटर गया। ठीक दोस्तों, और विद्युत करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होती है दोस्तों वो भी एक अदिश राशि होती है दोस्तों, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। धारा, विद्युत धारा, सॉरी मैं विद्युत लिखना भूल गया था। विद्युत धारा जो होती है दोस्तों वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब अदिश राशि। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम मार्क करते हैं करंट के डायरेक्शन को, इसलिए बहुत से बच्चे सोचते हैं कि विद्युत मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक दोस्तों, जबकि देखिए मैंने नीचे लिखा भी कि बल, वेग, संवेग, त्वरण ये सभी सदिश राशि हैं, मतलब फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज़। अगला है दोस्तों कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, और दोस्तों ये देखिए अभी हमने संवेग पढ़ा था दोस्तों। संवेग का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, m1v1 बराबर m2v2, मतलब कोई भारी पिंड कम वेलोसिटी से चले और कोई हल्का पिंड ज़्यादा वेलोसिटी से चले तो दोनों का संवेग तब भी बराबर होगा। ठीक दोस्तों, संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों कि सितारे पूर्व से पश्चिम में जाते हुए दिखते हैं क्योंकि धरती हमारी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। देखिए दोस्तों ये मैंने बनाया भी है कि धरती जो है दोस्तों वेस्ट टू ईस्ट घूमती है और इसी वजह से ये धरती वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसलिए दोस्तों सूरज हमें पूर्व में निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, जैसे कि मैंने ये लिखा है। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों कि न्यूक्लियर साइजेज आर एक्सप्रेस्ड इन फर्मी, मतलब जो भी नाभिकीय स्तर पे जो भी पैमाने होता है उसको फर्मी में किया जाता है। ठीक दोस्तों, फर्मी। और दोस्तों एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक दोस्तों, और दोस्तों लाइट ईयर किसका मात्रा है कि अक्सर एग्जाम में पूछता है, बच्चे सोचते हैं कि ईयर लिखा है तो टाइम का होगा या किसी और चीज़ का होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक दोस्तों, लाइट ईयर मतलब दोस्तों लाइट के द्वारा एक साल में चली गई दूरी। ठीक दोस्तों, तो लाइट की स्पीड जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, तो उसको एक ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, मतलब तो दोस्तों हमारा इतना मीटर आ जाएगा। आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं, 9.46 × 10⁵ मीटर, 15 मीटर्स। ठीक दोस्तों, अब आ गया दोस्तों एक जैसे दोस्तों देखते हैं कि हम बरसात में या जो भी रेन प्रूफ कोट पहनते हैं या दोस्तों वाटर और भी जो वाटर प्रूफ वाली चीज़ें होती हैं दोस्तों, रेन प्रूफ कोट का या जो भी बाइक वाइक पे कवर लगाते हैं जो रेन प्रूफ होते हैं, तो दोस्तों वो वाटर प्रूफ की क्वालिटी किस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण आती है दोस्तों, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक दोस्तों, पृष्ठ तनाव की वजह से जो कोहेजन फोर्स होता है दोस्तों वो एडहेजन से बड़ा हो जाता है, इसलिए दोस्तों पानी छूट जाता है उसके ऊपर से। ठीक दोस्तों, आप इतना याद रखिए बस कि जो वाटरप्रूफ की क्वालिटी होती है वो होती है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से। इसका फार्मूला होता है दोस्तों पृष्ठ तनाव बराबर फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक दोस्तों, तो अब दोस्तों अगला पॉइंट है कि बार मैग्नेट के केंद्र में मैग्नेटिज्म चुंबकत्व 0 होता है। ठीक दोस्तों, चुंबकत्व का यूनिट क्या होता है दोस्तों, टेस्ला, ये आप जरूर याद रखिएगा। चुंबक मैग्नेटिज्म की यूनिट क्या होती है दोस्तों, टेस्ला। बार मैग्नेट के केंद्र में मैग्नेटिज्म 0 होता है। और दोस्तों रेक्टिफायर्स एक इलेक्ट्रिकल अपरेटस होता है, ये क्या करता है दोस्तों, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है। ठीक दोस्तों, रेक्टिफायर्स का ये काम होता है, ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। और दोस्तों ध्वनि तरंगे हवा में लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ठीक दोस्तों, अनुदैर्ध्य ऐसा लॉन्गिट्यूडनल का हिंदी होता है। ध्वनि तरंगे हवा में लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और दोस्तों हवा में ध्वनि की स्पीड कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक दोस्तों,
और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सन लिखा है, ये अर्थ लिखा है। सन से सूरज से धरती तक रोशनी पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? 8 मिनट 20 सेकंड, मतलब लगभग 500 सेकंड। आप इस 500 सेकंड में 3 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो सूरज और धरती के बीच की दूरी मतलब दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर वो डिस्टेंस भी आ जाएगी। ठीक दोस्तों, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सूरज से धरती तक रोशनी पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? तो 8 मिनट 20 सेकंड मतलब 500 सेकंड। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आज हमने पॉलिटी में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक डिस्कस किया, और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संघ और उनके मुख्यालय डिस्कस किए ट्रिक के साथ। तो दोस्तों ये आप ज़रूर याद रखें, जो मैंने ग्रीन से नोटिस किया हुआ है, ये दोस्तों बहुत ही पूछता है एग्ज़ाम में। हर एग्ज़ाम में आप लगभग एक अल्टरनेट पेपर में देखेंगे तो एक नए क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से ज़रूर पूछता है। ठीक दोस्तों, और कुछ जीके के फैक्ट्स देखें और कुछ फिजिक्स से भी चीज़ें पढ़ें। तो दोस्तों आपको लेक्चर कैसे लगते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। लाइक सब्सक्राइब लगातार करते रहें, और जो भी आपके फ्रेंड्स कॉम्पिटिशन एग्जाम गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ज़रूर बताएं, ताकि वो अपने भी व्यूज़ डाल सकें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में रेगुलरली कमेंट करते रहें। कल हम दोस्तों आगे कंटिन्यू करेंगे पॉलिटी भी और दोस्तों ये भी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मतलब पता चल रहा है दोस्तों कि आर की भर्ती भी आने वाली है। दोस्तों अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं उसके भी अनसॉल्व पेपर्स और उसके बारे में भी जो होते हैं एग्ज़ाम के बारे में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को, चाहे वो हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीके हो या जीएस हो, उसको दोस्तों हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक एक क्वेश्चन, मैथ भी, रीजनिंग, सारा कुछ दोस्तों हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आप उस पर भी अपना सुझाव बता सकते हैं, या और जो भी आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसको कमेंट बॉक्स में डालें। मैं उसको भी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को सॉल्व कराऊंगा, तो दोस्तों उससे जो है हमें म्यूचुअल बेनिफिट होगा। ठीक दोस्तों, थैंक यू।